अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था कौमी आमदनी, गुजराती में कहते हैं राष्ट्रीय आवक। तो इससे पहले के पीरियड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? राष्ट्रीय आवकનું मापन यानी कि कौमी आमदनी की पैमाइश के बारे में हम जान रहे थे। तो मैंने बताया था आपको कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके कितने हैं? 3 हैं। यानी कि राष्ट्रीय आवकનું માપનની પદ્ધતિઓ કેટલી હોય છે? તો 3 હોય છે। पहला था हमारे पास उत्पादन पद्धति, आवकनी पद्धति और खर्चनी पद्धति, यानी कि पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और अखराजात का तरीका यानी कि खर्च का तरीका। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हम पहला पॉइंट सीखेंगे कि उत्पादननी पद्धति। तो उत्पादननी पद्धति के अंदर मैंने आप लोगों को कितने पॉइंट बताए थे? टोटल 12 पॉइंट थे और वो 12 पॉइंट के अंदर से मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट बताए थे कि अर्थतंत्रना जुदा जुदा क्षेत्र में वर्गीकरण यानी कि मासियात को मुख्तलिफ शोबे में दर्जाबंदी, वस्तु सेवानी पसंदगी जिसे हम उर्दू में कहते हैं अशिया या खिदमात का इंतखाब या अशिया खिदमात का पसंदगी, और दूसरा था घरेलू खातून की घरेलू काम करने की खिदमत। चौथा पॉइंट था हमारा खुद इस्तेमाल करना, यानी कि इसके बारे में बताया था कि खुद इस्तेमाल करने वाली अशिया को हम कौमी आमदनी में गिन नहीं सकते। 5वां पॉइंट मैंने बताया था आपको हिफाजती पॉलिस कि जो मुल्क की से यानी कि खिदमत देती है, इसके बावजूद भी मैंने बताया था कि बाज़ार के अंदर इसकी कोई कीमत आती नहीं है। इसके बावजूद भी जो पुलिस हिफाजती पुलिस है, इसकी जो खिदमत को हम काय में गिनते हैं? कौमी आमदनी में से गिना जाता है। इसके बाद हमारा था 6ठा पॉइंट था, कौन सा था? आरोपित भाड़ो यानी कि मुआवजा किराया। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई घर है और उस घर को हम चाहते हैं कि इसके ऊपर से हमारा किराया 5,000 7,000 आ सकता है, लेकिन हमने उस घर को किराए पर दिया गया नहीं है, लेकिन वो हमको इतनी आमदनी करके देता है, तो उसे हम क्या करते हैं? मुआवजा किराया कहते हैं। अब इसके बाद का हम पॉइंट देखेंगे आज 7वां पॉइंट, बेवड़ी गणतरी यानी कि दुगना हिसाब या फिर हम इसको उर्दू में कहेंगे दोहरी गिनती, जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? बेवड़ी गणतरी। तो जब कौमी आमदनी में पैदावार की गई किसी एक अशिया की कीमत एक से ज़्यादा मर्तबा में गिनी जाती है, तब उसे हम क्या कहेंगे? दोहरी गिनती कहेंगे या फिर उसको हम दुगना हिसाब कह सकते हैं। अब दोहरी गिनती की वजह से कौमी आमदनी के अंदर जो मसनूई तौर पर क्या होती है? ये ऊंची हो जाती है। जो दोहरी गिनती है वो डबल हो जाती है, यानी कि उसका जितना होता है उससे हम जो डबल गिनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दोहरी गिनती। तो दोहरी गिनती के अंदर क्या होता है कि कौमी आमदनी की जो मसनूई तरीका है उसकी जो शरह है वो कैसी हो जाती है? ऊंची हो जाती है। पैदावार के तरीके से कौमी आमदनी यानी कि कौमी पैदावार की जो गिनती है उस वक्त जो दुगना गिनती से हमको क्या होना चाहिए? इससे हमको परहेज करना चाहिए या उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो कौमी पैदावार है वो साल के दरमियान पैदा होने वाले, फर्ज करो कि लोखंड और उसमें से बने हुए वसाइल यानी कि उसमें से बने हुए मशीन, ये दोनों अशिया की अगर हम सरमायाकारी की कदरों को गिनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दोहरी गिनती कहते हैं। क्यों कि मशीन के अंदर की जो कद्र, मशीन की जो कद्र है उसमें जो लोहा है वो लोहे की कद्र भी समाई गई है, इसीलिए जो लोहे की कद्र भी गिनी जाएगी और मशीन की कद्र, दोनों को हम गिनेंगे। क्या करेंगे? दोनों को हम गिने जाएंगे। अब गिने जाएंगे इसलिए उसे क्या हम कहेंगे? इसको फिर उसको हम क्या करेंगे कि जो बेवड़ी गणतरी है यानी कि जो दोहरी गिनती है उसको दूर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2, यानी कि बेवड़ी गिनती के अंदर उसके 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं?
वो दो तरीके हमारे पास ये है कि सिर्फ आखिरी अशिया की कीमत को गिनना। क्या है हमारे पास? सिर्फ आखिरी अशिया की कीमत को गिनना। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट डाला है, लेकिन ये दुगना हिसाब जो है उसके ये 2 पॉइंट है। तो सिर्फ आखिरी अशिया की कीमत को गिनना और कद्र की बढ़ोतरी का तरीका, जिसे हम गुजराती में कहेंगे मात्र अंतिम वस्तुओं मूल्यो गणવું ने मूल्य वृद्धिनी पद्धति। तो बेवड़ी गणतरी यानी कि दुगना हिसाब या फिर दोहरी गिनती को दूर करने के लिए उसके हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीका हमारे पास क्या है कि सिर्फ अशिया, आखिरी अशिया को ही कीमत में गिनना। तो इस तरीके के अंदर जो तैयार शुदा जो अरसे के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशिया की जो कद्र है उसको गिनने की बजाय सिर्फ मशीन या आखिरी अशिया जो होती है, जैसे कि लोहे की कद्र समाई हुई है, तो उसमें से जो सरमायाकारी की कद्र है हम उसी कद्रों में इजाफा करेंगे, और जो बची हुई कद्र है उसका हम क्या करेंगे कि जो बची हुई कद्र है उसको अंदर से उसको गिनती के अंदर यानी कि उसका जो मसला है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो तैयार, वापस बोलते हुए देखिए, सिर्फ आखिरी अशिया की कद्रों को गिना जाता है। तो किस तरह से गिना जाता है कि इस तरीके के अंदर जो तैयार शुदा अशिया है उस अरसे के दरमियान के अंदर जो अशिया की कद्र है उसे गिनने की बजाय सिर्फ मशीन की जो आखिरी अशिया है, यानी कि कौन सी मशीन की आखिरी अशिया कि जो लोहे की कद्र जिसमें समाई हुई है उसमें से सरमायाकारी की कद्रों को हम गिनते हैं, और दोहरी गिनती के जो मसला है, जो सवाल है, उसके मसले को हम हल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा था कद्र की बढ़ोतरी का तरीका, यानी कि दोहरी गिनती को दूर करने के ये 2 पॉइंट है। तो मूल्य वृद्धिनी पद्धति यानी कि पैदावारी अमल के अंदर जब अशिया एक तबके में से दूसरे तबके में तब्दील होती है तब उसकी सरमायाकारी में क्या हो जाता है, उसकी कद्र के अंदर इजाफा हो जाता है। पहले वो खाम माल था, लेकिन उसके अंदर से मशीनरी के ज़रिए कुछ अशिया बनाई तो उसकी जो कद्र है वो कैसी हो गई, डबल हुई। तो इससे उसमें इजाफे हुए कद्रों को हम अलग करने के लिए उसका मजमुआ करके जो कौमी पैदावार है, जो कौमी पैदावार में गिना जाता है, उसे हम दोहरी गिनती नहीं कहेंगे। तो हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं। तो देखो, मैंने मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे कि फ़र्ज़ करो कि मेरे पास क्या है, पैदावार के तबके के अंदर मेरे पास कपास है। तो कपास के अंदर मेरी फ़रोख्त आवक कितनी है, फ़रोख्त आमदनी कितनी है, 100 रुपये। उसके ऊपर जो मैंने ख़र्च किया वो कुछ भी खर्च नहीं किया, लेकिन उसके अंदर जो बढ़ोतरी की जो कद्र है वो मेरी 100 रुपये की है। यानी कि उसके अंदर एक कारखाने के अंदर 100 रुपये की कपास मिलाई, उसमें से 200 रुपये का मैंने क्या बनाया, उसके अंदर से सूत बनाया, और 200 रुपये के सूत में से 280 रुपये का कपड़ा बना। तो मेरी कौमी पैदावार के अंदर यानी कि उसकी मेरी कौमी पैदावार मेरी क्या कहलाई कि 100 रुपये की पैदावार प्लस मैंने 200 रुपये इसके अंदर क्या किया, खर्च किया। 280 का मैं क्या कर रही हूँ, कपड़ा बन रहा है। तो टोटल मेरे पास जो पैसा हुआ कितने हुए, 580 रुपये हुए। तो मेरी सरमायाकारी की कद्र जो से गिनी जाती है वो हम उसे क्या कहेंगे, दोहरी गिनती कहेंगे या दुगना हिसाब कहेंगे। यानी कि एक हम अशिया खरीद रहे, खाम माल खरीदते, उसके पीछे हम खर्चा कर रहे, वो अशिया तैयार होने के बाद उसे हम डबल रुपयों में फ़रोख्त कर रहे, तो डबल गिनी जाएगी, क्योंकि वो अशिया जो हमने ली उसके अंदर भी वो शामिल है, और जो तैयार शुदा है उसके यानी कि जो सूत तैयार है उसके अंदर भी वो अशिया शामिल है। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, दोहरी गिनती कहेंगे। तो जो कपास है और जो सूत यानी कि जो हम गूंथते ऊन, वो कपड़ा बने हुए उसमें समाती है। इसलिए जो कपास की जो कद्र है उसे हम कितनी बार गिनते हैं, 3 बार गिना जाता है। इसलिए वो क्या कहलाएगी, दोहरी गिनती कहलाएगी। लेकिन जो अगर 100 रुपये है और रुपया प्लस 100 रुपये का ऊन है और प्लस 80 रुपये का कपड़े के अंदर इजाफा की कद्र में गिना जाता है, तो 280 की जो कद्र में इजाफा हुआ है वो मेरी दोहरी गिनती नहीं कहलाएगी।
मसलन मैंने आपको मिसाल समझाई कि कपड़े की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले जो मशीनें उसके ऊपर जो खर्च है वो क्या बताता है, सिफर बताता है, यानी कि उसके ऊपर मैंने कुछ खर्च नहीं किया है मशीन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो कपास की पैदावार है वो गए साल की है। इसलिए मैंने इससे भी पहले बताया था कि जो साल है, जो साल चल रहा है उसी हम कौमी आमदनी गिनेंगे, लेकिन वो साल की है यानी कि पहले के साल की है, इसलिए उसे कौमी पैदावार में गिना जाए, यानी कि और अगर इससे पहले के साल की होती तो हम उसे कौमी आमदनी में गिनते नहीं। अब इसके बाद का जो पॉइंट है मेरा वो है बिल वास्ता टैक्स और सब्सिडी, परोक्ष वेरा अने सब्सिडी जिसे गुजराती में कहेंगे। तो ये क्या परोक्ष यानी कि बिल वास्ता यानी कि अशिया की बाजार की कीमत में बिल वास्ता टैक्स समाइला होने यानी कि उसमें शामिल होने की वजह से जो कौमी पैदावार है बिल वास्ता टैक्स को उसको हम क्या करेंगे, बात करेंगे, यानी कि उसको हम माइनस करते हैं और सरकार के ज़रिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे हम उसमें शामिल करते हैं। 9वां पॉइंट है हमारा पुनर्वेचाण, जिसे हम कहेंगे दोबारा फ़रोख्त। तो माजी के अंदर जो पैदा हुई यानी कि माजी भूतकाल जिसको हम कहेंगे गुजराती में, तो माजी में जो पैदा की हुई अशिया जब पैदावार होती है तब कौमी आमदनी में उसकी जो गिनती है, जो उसकी कद्र है वो गिनाई गई होती है, यानी कि उसको गिन लेते हैं। इसीलिए जो अशिया वापस जो बाज़ार में आती है तो उसकी कद्र को हम गिनते नहीं है, यानी कि अगर वो गए साल में जिसके अगर कद्र को गिना गया है तो उसको इस साल में उसको गिना जाएगा नहीं, यानी कि वापस वो बाज़ार में बिकना है, इसलिए उसे हम गिनेंगे नहीं। जो अगर गिनी जाए तो फिर वो क्या कहलाई जाती है, दोहरी गिनती कहलाएगी, यानी कि 2000 साल के अंदर ख़रीदा हुआ मकान अगर हम आज इस वक्त में बेचते हैं तो वो हमारी राष्ट्रीय आवक में गिना जाएगा नहीं, यानी कि 2000 का मकान है और 2001 के अंदर ये हो रहा है वापस, तो वो उसको दोहरी गिनती कहलाएगी, उसे कौमी आमदनी में शामिल किया जाएगा नहीं। इसके बाद का पॉइंट है कि घसारो बात करवू। घसारो का मतलब होता है फरसूदगी नफ़ी करना, यानी कि इसके पहले होता है कि खर्च का जो हमारा खर्च होता है, यानी कि पैदावारी अमल के दरमियान जो सरमाई वसाइल में लगने वाला है जो खर्च है, जो पैदावारी अमल के दरमियान यानी कि सरमाए वसाइल के अंदर जो लगने वाला खर्च है, जो खर्च यानी कि जिसको हम कहेंगे गुजराती में घसारा, जिसको हम उर्दू में कहेंगे फरसूदगी, उसे हम मनफी करने पर जो कौमी पैदावार में उसे हम गिनेंगे। अब इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा 11वां पॉइंट है कि निकास मूल्यों उमेरवामा आवे छे, यानी कि बरामदनी कीमत को शामिल किया जाता है। और 12वां पॉइंट है यानी कि बरामदनी, जो हम बरामद करते हैं उसकी आमदनी को भी इसमें कौमी आमदनी के यानी कि जब गिनती होती है उसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा गैर कानूनी अशिया की कद्रों को गिना नहीं जाता। गुजराती में इसे हम कहेंगे दाणा चोरी के गैरकायदेसर वस्तुओं मूल्य गणतरी में लेवातो नहीं। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 12 पॉइंट हुए। कौन सा, यानी कि राष्ट्रीय आवक मापननो पद्धति, 3 पद्धति थी हमारी, पैदावारी तरीका, आमदनी का तरीका और खर्च का तरीका। तो सबसे पहले जो फिलहाल हमने एक ही तरीके को समझा है, यानी कि उत्पादन पद्धति। आपका सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय आवकનું मापन उत्पादन पद्धति जણાવો। तो हमारे पास इसके कितने पॉइंट है, टोटल 12 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि कौन सा है कि मासियात के अंदर मुख्तलिफ शोबों में दर्जाबंदी। नंबर 2 अशिया के खिदमात की पसंदगी। दूसरा है घरेलू काम की खिदमात। नंबर 2 चौथा है खुद इस्तेमाली। 5वां है हिफाजती पॉलिस। 6ठा है मुआवजा किराया। 7वां पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया दोहरी गिनती। और दोहरी गिनती को दूर करने के कितने तरीके हैं, हमारे पास 2 है कि सिर्फ आखिरी अशिया की कद्र को गिना जाता है और कद्र की बढ़ोतरी का तरीका। ये इसके 2 है, यानी कि किसको दूर करने के, दोहरी गिनती को दूर करने के। इसके बाद 8वां पॉइंट मैंने आपको समझाया बिल वास्ता टैक्स और सब्सिडी। 9वां है मेरा दोबारा फ़रोख्त और 10वां था घसारो बात करवू, यानी कि फरसूदगी को मनफी करना।
11वां पॉइंट है बरामदी कद्रों की शामिल करना कीमत को, और 12वां पॉइंट था हमारा कि गैर कानूनी अशिया की कद्र को गिना नहीं जाता। अब इसके बाद के नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम दूसरा तरीका समझेंगे, आमदनी का तरीके के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये हमारे 12 पॉइंट किसके थे? उत्पादन पद्धति के थे, यानी कि 3 तरीकों की में से पहला जो तरीका था पैदावार के तरीके के कितने पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए? 12। और नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि आमदनी का तरीका।